गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी अच्छी से चल रही होगी और जिस भी क्षेत्र की आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे से करिए, पूरी लगन से करिए। और जैसा कि हम लोग डिस्कशन करते आ रहे हैं, तो आज का जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो वायु प्रदूषण से संबंधित है। जैसा कि हम राइटर ने भी अच्छे से डिस्कशन किया है, तो हम लोग इस मिलके इसको अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहता हूँ, एक्चुअली वायु प्रदूषण होता क्या है? वायु प्रदूषण का तात्पर्य हवा में किसी भी रासायनिक या जैविक परिवर्तन से है। यह हानिकारक गैस, धूल और धुएं द्वारा वायु का प्रदूषण है, जो पौधे एवं जानवरों और मनुष्यों को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। कारखानों से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड एक प्राथमिक उत्सर्जक है दोस्तों। वर्ष 2020-21 में वायु प्रदूषण में वायु गुणवत्ता सूचकांक में अत्यधिक परिवर्तन देखा गया। इसका वजह कोरोना का था। आगे वायु प्रदूषण सूचकांक में 8 प्रदूषकों को मापा जाता है। उसमें पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड है। भारत में मानव जनित गतिविधियां स्वास्थ्य समस्याओं और प्रदूषण से संबंधित बीमारियों जैसे अस्थमा, श्वसन रोग, फेफड़े के कैंसर तथा त्वचा संबंधित बीमारियों में वृद्धि का एक मुख्य कारण है। दोस्तों, अब राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग डिस्कशन करेंगे। राइटर आखिर क्या कहना चाह रहा है, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है, कैसे इस पे कंट्रोल किया जा सकता है, उस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्टिंग करते हैं। एयर पोल्यूशन इज ए परवेसिव इशू इन इंडिया विथ इंडोगैंगटिक प्लेन सफरिंग मोस्ट सेवर consequences. The severity of this problem is underscored by the recent ranking that placed Delhi, Kolkata, Mumbai among the world 10 most polluted city. दोस्तों यहाँ पे राइटर कह रहे हैं, बता रहे हैं, जो एयर पोल्यूशन है जो भारत के लिए गंभीर समस्या है और इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है ये सबसे ज़्यादा जो है इससे प्रभावित होने वाला क्षेत्र है। और राइटर का कहना है कि हालिया रैंकिंग जो जारी किया गया है उसमें दिल्ली, कोलकाता, मुंबई को विश्व के सबसे 10 प्रदूषित शहरों में जगह दिया गया है। This trend raises urgent questions about the root cause of this escalating air pollution and why it remains unmitigated. दोस्तों यहाँ पे राइटर का कहना है कि ये जो प्रॉब्लम बढ़ रहा है इसकी वजह जड़ को हमको पता करना होगा और ये क्या वजह है जो ये अभी तक वैसा की वैसा ही है, जैसे उसमें कोई कमी हमको नहीं देखने को मिल रहा है। ये राइटर का कहना है दोस्तों। Focusing on particulate matter 2.5, which are particles less than 2.5 micron in size and a primary concern for the country. High exposure to particulate matter 2.5 is detrimental to health, affecting various bodily systems, particularly the respiratory system, and increasing the risk of disease such as cancer and cardiovascular ailments. दोस्तों यहाँ पे राइटर पार्टिकल मैटर 2.5 का जिक्र कर रहा है। एक्चुअली ये वायु में उपस्थित ऐसा कण होता है जो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो राइटर यहाँ पे 2.5 पार्टिकल मैटर का जिक्र कर रहा है और बता रहा है कि ये जो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, खास करके हमारी श्वसन तंत्र को प्रभावित कर सकता है और कई सारे रिस्क को बताया गया है, जैसे कैंसर के कारण हो सकता है। तो यहाँ पे राइटर ये बता रहे हैं। आगे जो इसमें राइटर का कहना है, आवर रिसर्चर इंडिकेट दैट इंडिया इमिट अप्रोक्सीमेटली 5.2 मिलियन टन्स ऑफ particulate matter 2.5 annually, not accounting for dust and land and construction. Astonishingly, 82% of these come from biomass burning and industrial activities. यहाँ पे बताया गया है दोस्तों, जो प्रत्येक वर्ष 5.2 मिलियन टन्स जो है पार्टिकुलर मैटर वो इमिट होता है, प्रत्येक वर्ष इमिट बनता है। और ये जो है सो दोस्तों डस्ट और कंस्ट्रक्शन से नहीं बनता है, ये केवल डस्ट और कंस्ट्रक्शन, इसका जो 82% ये जो है सो बायोमास जैविक ईंधन जो हम लोग घरेलू घर में जलाते हैं और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से आता है। ये इसमें यहाँ पे ये बताया गया है। आगे बोला गया है दोस्तों, बायोमास बर्निंग इज द लीडिंग कॉज ऑफ पार्टिकुलर मैटर 2.5 इमिशन इन इंडिया विद रेसिडेंशियल फ्यूल बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चरल रेसिड्यू accounting for over half of these emissions. यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि पार्टिकुलर मैटर जो सबसे ज़्यादा होता है, ये सबसे ज़्यादा बायोमास और बर्निंग एग्रीकल्चर कृषि के उपज के बाद जो खेतों में रह जाता है, जिसे पराली बोला जाता है, कई अन्य भाषा में कुछ और बोला जाता होगा, तो उसको जो किसान लोग खेतों में जला देते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। घरों में जो जलावन के लिए हम लोग उपयोग करते हैं वो भी सबसे ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो राइटर का कहना यहाँ पे ये बताया गया है। और आगे राइटर बोलते हैं, सम नोटेबल सोर्सेज ऑफ बायोमास रिलेटेड इमिशंस आर कुकिंग, हीटिंग, etc. दोस्तों कुकिंग में एग्रो रेसिड्यूज एंड चारकोल, ये करीब 38.7 ऑफ पार्टिकुलेट मेट 2.5 इमिशंस का इनका योगदान है। हालांकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का यहाँ पे जिक्र किया गया है, जो इसको बहुत हद तक कंट्रोल
करने की कोशिश की जा रही है। और आगे जो इसमें कंट्रीब्यूट करता है वो है हीटिंग। दोस्तों जैसा कि विंटर सीजन आने वाला है तो उसमें बताया जा रहा है ऑफन ओवरलुक्ड बायोमास यूज्ड फॉर हीटिंग स्पेशली ड्यूरिंग विंटर इन सिग्निफिकेंट पोल्यूशन sources. Two-thirds of Indian household, about 860 million people in rural and urban area rely on biomass for heating. तो यहाँ पे बताया गया है दोस्तों जो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में ठंड के दिनों में हीटिंग के लिए जो बायोमास का यूज़ किया जाता है वो भी पार्टिकुलेट मैटर को इंक्रीज करने में बहुत हद तक योगदान देते हैं। आगे बताया रहा इमिशन फॉर दिस सोर्स बायोमास फॉर हीटिंग एक्सीड दोज फ्रॉम पावर एंड ट्रांसपोर्ट। ये इनका योगदान जो पावर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से भी ज़्यादा है दोस्तों। एंड क्रॉप रिड्यूस बर्निंग, फिर जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं जो खेतों में उपज के बाद जो हम लोग जलाते हैं तो उसका योगदान यहाँ पे 7% बताया गया है दोस्तों। ये पार्टिकुलेट मैटर को इंक्रीज करने में इनका योगदान 7% है। आगे दोस्तों हम लोग बात करते हैं industry invisible. Industry often neglected in discussions on air pollution are the second largest source of particulate matter 2.5 and contributing 29% of the emissions and are the leading cause of the pollution in cities like Mumbai and Kolkata. दोस्तों इंडस्ट्री का भी सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे योगदान, क्योंकि ये 29% इनका इसमें योगदान है। तो दोस्तों फिर आगे देखते हैं लाइक वाइज द पावर सेक्टर अकाउंटिंग 8% पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पावर सेक्टर का 8% बताया गया है। इसी तरह दोस्तों ऑटोमोबाइल का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। वाइल इन सिटी द नंबर कुड बी व्हीकल व्हिच हैव बीन ए फोकल पॉइंट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल इफर्ट्स ओवर द पास्ट 2 डिकेड कंट्रीब्यूट ओनली 7%। तो हालांकि जैसा कि हम लोग बोलते आ रहे हैं ऑटोमोबाइल से बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे दोस्तों ऑटोमोबाइल का केवल 7% गाड़ी वगैरह से 7% ही योगदान है। वाइल इन द सिटी द नंबर कुड बी लिटिल हायर इमिशन फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स आर फार बिलो दोज फ्रॉम इंडस्ट्री एंड बायोमास। तो यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं जो बायोमास और इंडस्ट्री से जो एयर पोल्यूशन होता है उस ऑटोमोबाइल से तो उसकी तुलना बहुत कम है दोस्तों। दिस इज प्रिंसिपली व्हाई व्हीकल रिस्ट्रिक्शन स्कीम लाइक और इवन हैव बीन मिनिमल इम्पैक्ट ऑन इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी इन सिटीज़ लाइक दिल्ली। तो यहाँ पे राइटर ने क्वेश्चन किया है, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं दिल्ली में ऑड इवन फार्मूला किया गया था ताकि एयर पोल्यूशन को कम किया जा सके। हालांकि इसमें बताया गया है जो उसका कोई खासा असर नहीं दिखा। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं ऑटोमोबाइल का केवल 7% ही योगदान है एयर पोल्यूशन में, तो इससे कोई खासी फर्क नहीं पड़ने वाली है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग राइटर यहाँ पे एनालिसिस किया है, तो एनालिसिस को हम लोग देखते हैं। द एनालिसिस क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट द नीड फॉर सब्सटेंशियल एक्शन टू शिफ्ट हाउसहोल्ड अवे फ्रॉम बायोमास फ्यूल फॉर कुकिंग एंड हीटिंग थ्रू द प्रोग्राम सच एज PMUY अंडर दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया हैज़ टू कमिटेड टू प्रोवाइडिंग क्लीन फ्यूल टू एवरी हाउसहोल्ड बाय 2030। यहाँ पे राइटर का कहना है कि यदि आप सच में वायु प्रदूषण को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप घरेलू जो बायोमास का उपयोग होता है उस पे सबसे पहले कंट्रोल करना होगा। फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का अच्छी तरह से स्कीम को लागू करना होगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित किया गया है उसको फुलफिल करना चाहते हैं तो आपको 2030 तक हर एक घर तक आपको स्वच्छ ईंधन को पहुँचाना होगा, ऐसा इसमें बताया गया है दोस्तों। आगे इसमें दिया गया है अचीविंग दिस टारगेट वुड बी द बिगेस्ट एक्शन इन कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन। फर्दर मोर बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यूज मस्ट नॉट बी टॉलरेटेड, बोथ इंसेंटिव एंड पेनल्टी शुड बी यूज्ड टू एलिमिनेट दिस प्रैक्टिस एज दिस विल ब्रिंग। सरकार को ऐसी कोई प्रावधान करनी चाहिए इंसेंटिव और पेनल्टी दोनों का। यदि कोई अच्छा किसान काम कर रहा है तो इंसेंटिव देना चाहिए, और कोई किसान या अन्य व्यक्ति इस तरह की गतिविधियां करती है तो उसको पेनल्टी का भी प्रबंध करना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने डिस्कशन किया है। और फिर जैसा कि हम सभी जानते हैं पर्यावरण की रक्षा हेतु कई सारी योजनाएं सरकार द्वारा चल रही हैं और हम हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि उसको अक्षरशः पालन करना चाहिए। दोस्तों पर्यावरण की रक्षा हेतु यदि आप सचमुच पर्यावरण की रक्षा करना चाहते हो तो जन जागरण, उचित योजना प्रबंधन और विकास की रणनीतियाँ पर्यावरण की रक्षा में मदद कर सकती है। तो दोस्तों ये था आज का डिस्कशन, मुझे आशा है आप लोगों को पसंद आएगा और फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।